नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप इस वक्त हैं आईपा के साथ। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, एक ऐसा बैनर, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं सक्रिय राजनीति की, साथ ही सक्रिय राजनीति के अलावा विकास के उन मुद्दों की जहां से हम आज भटक चुके हैं। इसके साथ ही हम उन समाधानों पे भी चर्चा करेंगे जो आज के समाज में व्याप्त हैं बुराइयों के तौर पे। इस पूरी चर्चा के लिए आज हमारे साथ में अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अध्यक्ष श्री हरिनारायण मिश्रा जी मौजूद हैं। हरिनारायण मिश्रा जी एक अधिवक्ता भी रह चुके हैं, साथ ही समाज कार्य से भी जुड़े हैं। तो हम ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको मिलवाते हैं मिश्रा जी से। नमस्कार सर। नमस्ते। आप जान रहे हैं आज के परिवेश में जो चल रहा है, राजनीति को लेके एक ज्वलंत मुद्दा है विकास का। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राजनीति किस तरीके से युवाओं को आज प्रभावित कर रही है? युवाओं की अपनी समस्याएं हैं और सभी समस्याओं का हल राजनीति में दिखाई पड़ता है। और जो मुख्य समस्या है वो रोजगार की है, और रोजगार और कोई नहीं दे सकता बिना सरकारी तंत्र के। इसलिए राजनीति के बगैर देश में कोई चीज हो नहीं सकती। तो यानी राजनीति ही हर एक चीज की मुख्य धारा कही जा सकती है। जी हाँ। देश में जो राजनीति का एक प्रचलित तरीका है, आप इससे कितना संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट नहीं है तो वो तरीका क्या होना चाहिए? किस तरीके की राजनीति की आज जरूरत देश को ज्यादा है? अब देश में एक जमाना वो भी था कि जब देश आज़ाद हुआ तो त्यागी तपस्वी लोग थे, तो इसलिए उस समय त्याग का महत्व था। जी। आज त्याग काफी हद तक गौण हो गया है। वो विलुप्त होती प्रजाति की तरह हो गई है त्याग। और आज भी लेकिन जो लोग त्याग दिखाते हैं या त्याग करते हैं उनको जनता अपने हाथों हाथ लेती है। इसका उदाहरण हमारे सामने जयप्रकाश जी हैं जी, और अन्ना हजारे हैं, डॉक्टर लोहिया हैं, और अभी के दौर में तो अन्ना हजारे हुए ही हैं जिनके आंदोलन को और जिनके विजन को लोगों ने पसंद किया था और उसके पीछे लाखों लाख जनता खड़ी हुई। इसलिए जो राजनीति का प्रचलित तरीका है उसमें तो समाज के रूप के हिसाब से तो बदलाव होता रहेगा। आज त्याग काफ़ी गौण हो गया है, और लेकिन अगर हम मेहनत अनवरत करेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बिना पैसे के चुनाव नहीं हो सकता, बिना पैसे के राजनीति नहीं हो सकती। सब चीज़ों के रास्ते हैं, लेकिन लोगों में यह भ्रम ज़्यादा पैदा हो गया है कि हर चीज़ का हल प्रचलित जो तरीका है या आडंबर है उसके आधार पर ही हो सकता है। इस आडंबर को हम लोग अपने पार्टी से के कामों से और उसके क्रियाकलापों से तोड़ना चाहेंगे। ये जो त्याग की बात आप करते हैं, तो त्याग किस तरीके के त्याग की आज की राजनीति को ज़्यादा ज़रूरत है? अब त्याग का ये है कि जैसे लोग 5 गाड़ी लेके चल रहे हैं जी, पब्लिक में गए, उनको यह जुड़ाव इसलिए नहीं हो पाता कि हम लोग जब छोटे छोटे थे, जेपी मूवमेंट के समय भी, उसके बाद भी मैंने देखा है जी कि 5-5 रुपए 2-2 रुपए हम लोग दुकानों से चंदा मांगते थे। तब सम्मेलनों में जाते थे पार्टी के, और या बैनर बनवाते, बैनर तब कपड़े पर बनता था, या इस तरह के पर्चे छपवाते थे। आज जो है मैं पूछता हूँ उन लोगों से कि आपके यहाँ कोई पैसा मांगने आया, चंदा मांगने आया? तो लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो कोई नहीं आता, कोई मांगता ही नहीं। तो उनका इसीलिए वो नेता आपके दबाव में नहीं है। पहले हम आपसे 5 रुपया लेते थे तो नज़र का जो है एक लिहाज रहता था, अब आपके सामने हम उसी हिसाब से आते थे। हम लोगों को वो दौर भी याद है कि काफ़ी हाउस अगर किसी की कार से जा रहे हैं तो दूर ही कार से उतर के पैदल जाते थे कि कोई ये न कहे कि जो है आम जनता से हट करके काम करना है। आज ये सब लिहाज, शर्म, ये सब समाप्त हो गया है। उसी दौर को तो हम नहीं आ सकते, लेकिन यह है कि उसके दायरे में ही रहेंगे तो हमको पब्लिक
महत्व देगी, पब्लिक जो आपको प्यार करेगी, ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे छोड़ देगी। आज के दौर में हर दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हकीकत में दल लोकतांत्रिक हैं? क्या वो लोकतंत्र की परिभाषा को पूर्ण करते हैं? अब क्षेत्रीय दलों में तो बिल्कुल लोकतंत्र का अभाव है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो कोखवादी पार्टियां हैं। कोखवादी ये कोखवादी शब्द का थोड़ा सा विस्तार बताएंगे? एक ही कोख से पैदा हुए लोग ही कोखवादी होते हैं। अब जैसे समाजवादी पार्टी है तो उसी कोख से पैदा हुए मुलायम सिंह, उसी कोख से पैदा हुए अखिलेश जी, फिर रामगोपाल, फिर धर्मेंद्र, फिर शिवपाल। तो ये कोख परिवार पर नहीं है। पहले जातिवादी पार्टियां आई जी, जाति ने जो है परिवार का रूप लिया जी। चाहे वो मुलायम सिंह का परिवार हो, चाहे लालू का परिवार हो, चाहे डीएमके करुणानिधि का परिवार हो, मतलब सब जगह करीब करीब ये स्थितियाँ आती गई। अब आज जो और नए नए दल आए हैं, अपना दल इतना छोटा सा दल है, उसमें सब बहनें और सब भाई माँ ये सब मिल करके झगड़े लड़ाई करके एक कोख की वो भी पार्टी है। ऐसे लगभग 99% आपको कोखवादी पार्टियां माने कि ये क्षेत्रीय दल जो हैं वो इसी की शिकार है। अब वो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। लालू के यहाँ भी अब इधर एक थोड़ी सी बयार चली है कि कोखवादी पार्टियों में आपस में झगड़े भी खूब शुरू हुए हैं जी। और पहले भी राजतंत्र जब था तो झगड़े भी कोखवादी लोगों में ही होते थे। एक कोख से निकले लोगों में सत्ता को प्राप्त करने के लिए ज्यादा झगड़े होते थे। वही चीज आज देखने को मिल रही है। तो इन कोखवादी पार्टियों में तो लोकतंत्र का एकदम से अभाव है, कोई लोकतंत्र नहीं है। एक लोकतांत्रिक पार्टी की परिभाषा क्या होनी चाहिए आपके अनुसार? आज भी इन सभी दलों में जो इतने बड़े दल हैं उनमें कम्युनिस्टों और भाजपा को छोड़ के किसी के यहाँ लोकतंत्र नहीं है। इंदिरा गांधी के समय में भी कहा जाता है कि लोकतंत्र से कहीं ज्यादा मायने इंदिरा गांधी की सरकार में इंदिरा गांधी जी की मर्जियों की होती थी। हाँ, तो इसीलिए तो कहा ना, इंदिरा गांधी के उभार के पूर्व की कांग्रेस जो थी वो लोकतंत्र के लिए खरी बन गई। यानी कांग्रेस भी इंदिरा गांधी के समय के बाद से लोकतांत्रिक नहीं कही। अब तो कोखवादी पार्टी हो गई, अब तो कोखवादी हो गई कांग्रेस भी। हाँ, सोनिया, प्रियंका, राहुल, अब उन्होंने भी पहले अरुण नेहरू वगैरह सब थे, सब अब वो सब हटा दिए गए। कौल थे, पहले परिवार था उनका भी, अब कोख है। तो परिवार जब सिकुड़ता है तो कोख में सिकुड़ जाता है। तो अब ये भी कोखवादी पार्टियों की ही श्रेणी में है। इसके अलावा कोई अन्य पार्टी जिसे आप कहना चाहें कि हाँ वो पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी की परिभाषा को परिभाषित करती है? नहीं, पूर्णतः तो कोई नहीं कर रही है। जितनी बड़ी पार्टियां हैं आंशिक रूप से भाजपा भी कर रही है, कम्युनिस्ट लोग भी कर रहे हैं, और हम लोगों का तो अभी प्रादुर्भाव हुआ है, गिने गिने 2 साल 3 साल हुए जी। उसके पहले तो सोशलिस्ट मूवमेंट बहुत बड़ा मूवमेंट था, पूरे देश में फैला हुआ था, कई प्रांतों में सरकारें बनी, सब हुआ। लेकिन फिर जनता पार्टी में विलीन हो गई थी, तो अब फिर इसको शुरू किया गया। वाणी की स्वतंत्रता दी गई थी जी, है ना। ये केवल और केवल सोशलिस्ट पार्टी में ही वाणी की स्वतंत्रता थी। अच्छा, आज के परिप्रेक्ष्य में एक चीज देखी गई है कि हम लाख कोशिशें कर लें, लेकिन जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो स्थानीय मुद्दे नहीं रह जाते, उनकी परिभाषाएं ही बदल जाती हैं, किसी ना किसी भावनाओं में आके वो मुद्दे कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं, जिसकी आम आदमी को आज सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसे आम आदमी सरोकार रखता है, वो मुद्दे आज की राजनीति से विलुप्त हो जाते हैं। और चुनावों के समय में जो राजनीति की दुनिया में मुद्दे आते हैं वो किसी ना किसी भावनात्मक पहलू, धार्मिक पहलू, इनको जोड़ते हैं। तो ये कितना हद तक सही है? ऐसा है कि राजनीति बहुत निष्ठुर होती है जी। भावना से जो राजनीति होती है वो बड़ी जल्दी समाप्त हो जाती है। निष्ठुरता का जी वो देख लीजिए कि अकबर जो है बिना पढ़ा लिखा आदमी था जी, और 35 साल राज किया इस देश में, है ना। और मस्जिद गिरने के बाद मुझको याद है उस मीटिंग में मैं था जी, मुलायम सिंह, सब लोगों ने कहा कि मंदिर के खिलाफ कोई बात करने से हम लोग मिट जाएंगे। समाजवादी पार्टी की मीटिंग में ये बात आई थी। ये मुलायम सिंह जी, मुलायम सिंह, तो मुलायम सिंह ने कहा
कि हम सत्ता में आना चाहते हैं, राज करना चाहते हैं, और राज करने के लिए हमको, अगर मैं राम मंदिर सोने की भी बनवा दूं तो क्या हिंदू हमको स्वीकार करेगा? तो लोगों ने कहा कि बहुत मुश्किल है, बस क्या फायदा। अगर मस्जिद की मैं बात करूं तो मुसलमान स्वीकार करेगा? लोगों ने कहा हाँ। आजम खां वगैरह सब उस मीटिंग में थे और सब ने कहा बिल्कुल मुसलमान आपके साथ रैली करेगा। उन्होंने कहा आज से यही संकल्प ले लीजिए कि मस्जिद ही के पक्ष में हम लोग रहेंगे। तो ये मुद्दे भावनात्मक उनका भी था, भावना उनके भी मन में मंदिर के प्रति थी, वही प्रेम है, वैसा कहीं कुछ नहीं है कि वो, लेकिन वोट के लिए उन्होंने मस्जिद की बात की। तो अगर वोट से ही आप शासन करेंगे, तो जब भावना से जो लोग ये मान रहे हैं कि भावनाओं का ज्यादा उभार हो जाता है, ऐसा नहीं है, भावनाएं नहीं चल पाती। वो तो निष्ठुर होकर के भावना चलाएंगे, तभी उसके साथ निष्ठुरता जरूर जोड़िए। जैसे मान लीजिए हम मंदिर की बात करें जी, मंदिर के पक्ष में मान लीजिए बोल रहे हैं, तो एक वर्ग को मस्जिद के खिलाफ भी एक तरह से छिपा एजेंडा है, बिल्कुल बिल्कुल है ना, तो ये निष्ठुरता होगी। तो निष्ठुरता और भावना दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों को साथ लेके चलने में ही राजनीति आगे फलती फूलती है। भावनात्मक मुद्दों की राजनीति हुई, मुख्य मुद्दे विकास के गायब हुए, लेकिन इसका वास्तविक दोषी किसको कहा जाएगा? ये किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। जिसको वोट लेना है वो अपनी बात करेगा, जिसको वोट देना है उसको कौन सी बात हिट कर रही है उस बात से। तो इस पक्ष में हम जनता को या फिर हम राजनेता को या किसी पार्टी को मुख्य विकास के मुद्दों से हटाने या भटकाने के लिए किसको जिम्मेदार माने? मतलब मुख्य विकास की बात तो यह है कि ये तो एकदम लोकलाइज हो जाएगा तब तो। जैसे मैं किसी गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं बना है या पुलिया नहीं बनी है, तो आप पुलिया की केवल बात करेंगे, विकास माने पुलिया की बात करिए, तो उसी गांव की ही तो रह गया ना, उसकी सीमाएं बहुत दूर तक नहीं है। जैसे ये मान लीजिए धार्मिक मुद्दा है, तो ये तो सर्वव्यापी है ना। यहाँ हम राम के बारे में बात करेंगे तो तमिलनाडु में भी काम करेगा, तमिलनाडु में अगर कृष्ण के बारे में बात करेंगे तो वो उत्तरांचल में भी करेगा। तो ये हमारे लिए भी सूट करता है और उस व्यक्ति को भी सूट करता है। वो खाना वो गौड़ हो जाता है, भोजन रोटी गौड़ हो जाती है, और वो उसका भावना और धार्मिक भावनाएं ये प्रथम हो जाती हैं। सर, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो ये हमारे द्वारा यानी आईपा के द्वारा जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, इससे कितने हद तक आप सार्थक समझते हैं? काफ़ी सार्थकता इसलिए है इसकी कि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी और लोगों को जानकारी होगी, और काफ़ी जो ढकी मुद्दी चीज़ें हैं वो सबके सामने आएंगी, और सबके सामने आने से एक स्वस्थ समाज की संरचना होगी। धन्यवाद सर, आईपा को इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में आज हरिनारायण मिश्रा जी थे, जिनका एक साक्षात्कार हम लोगों ने किया और हमने जाना कि समाज के तमाम जो पहलू हैं, जो राजनीति के मुख्य मुद्दे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए और उनमें कैसे सुधार लाया जा सकता है या किया जा सकता है। हम आगे भी आपके पास ऐसे ही साक्षात्कार लाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।